अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूँ आज का शो स्पॉटलाइट लेकर। आज का शो भी हमने हस्बे मामूल मुल्क की सियासी ताज़ा तरीन सूरत हाल के गिर्द तरतीब दिया है। आज दिन का आगाज़ पाकिस्तान में हमेशा की तरह सियासी गर्मा गर्मी से हुआ। दिन के आगाज़ पर ही वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में उनके दाखिले की बात की गई तो वो भी न सिर्फ ये है कि उसको रिएक्ट करेंगे बल्कि पंजाब में गवर्नर राज के नफाज की बात भी उन्होंने कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास मसलसल जारी रहे, अहम फैसले हुए और आज इमरान खान साहब इस हवाले से अपनी पार्टी की पॉलिसी का ऐलान भी करेंगे। लेकिन ऐलान ये किया है चौधरी फवाद साहब ने, जो कि नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि अब हमारा अगला टारगेट जो है वो मरकज़ होगा। मरकज़ी हुकूमत को कैसे गिराया जाएगा, नहीं गिराया जाएगा, पंजाब की हुकूमत और मरकज़ के दरमियान ताल्लुकात कैसे होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अब ऑप्शन क्या है सियासी तौर पर। इसके अलावा एक बड़ी अहम जुडिशल जो डिबेट है वो भी शुरू हो गई है। कल से ये बातें हो रही हैं कि जो आर्टिकल 191 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जो इख्तियारात हैं उनको महदूद करने की या उनको तब्दील करने की बातें हो रही हैं। मुतअद्दिद वकला रहनुमा जो हैं, सीनियर वकला हैं, उस पर अपनी राय दे चुके हैं। आज वफाकी काबीना ने भी इस पर बात की है और ये फ़ैसला किया है कि पार्लियामेंट में इस पर डिबेट हो कि जो मुख्तलिफ़ इख्तियारात हैं उनके हवाले से किस तरह से तशरीहात और तरमीम की जा सकती हैं। अभी थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली ने भी एक करारदाद पास की जिसमें ये फ़ैसला किया उस करारदाद के मुताबिक कि एक कमेटी कायम की जाएगी जो कि जुडिशल रिफॉर्म्स पर बातचीत करेगी। तो वो मुल्क में एक तरफ सियासी माहौल जो है गर्मा गर्म है, तो दूसरी तरफ जो जुडिशरी के साथ मामलात हैं वो मामलात भी जो है वो ज़ेर बहस हैं। ये सारे मामलात ऐसे हैं जिस पर आज हम अपने मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े डिस्टिंग्विश पैनल है। वासिक क्यूम अब्बासी साहब जो हैं, जो कि जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और आप रुकने पंजाब असम्बली है। ये भी इतलात हैं कि वासिक क्यूम अब्बासी साहब जो है वो अगले डिप्टी स्पीकर होंगे पंजाब असम्बली के। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं खलील तार सिंधु साहब, ताल्लुक़ आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और आप रुकने पंजाब असम्बली हैं। अहम डिबेट्स और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अहम मौक़ों पर बड़ी दबंग अंदाज में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आबिद साकी साहब, सीनियर कानूनदान हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर भी रहे हैं और हमेशा वकला की जो पॉलिटिक्स है वकला के और पाकिस्तान में जो जुडिशरी के मामलात हैं उस पर बड़ी इंडिपेंडेंट और बड़ी दबंग अंदाज में अपनी राय देते हैं। आगाज़ करते हैं वासिक क्यूम अब्बासी साहब। आज आपकी पार्टी जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने हल्फ उठा लिया है, ताल्लुक़ उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है। एक इतनी बड़ी जमात जिसके पास 170 वोट हैं, उसने अपनी वजारत आला की सीट, वजारत आला की जो ड्राइविंग सीट है वो मुस्लिम लीग काफ को क्यों दे दी, जिसकी 7 या 8 सीटें हैं? अरेंजमेंट है और मुस्लिम लीग काफ सिर्फ हमारे साथ पंजाब में नहीं बल्कि फेडरल में भी हमारे तादिर है। और यकीनन हमारी आज से पहले जब पहला राउंड था इलेक्शन का, उसमें मुतफिका तौर के ऊपर हमारी फेडरल भी और पंजाब की भी जो पार्लिमानी जो लीडरशिप रही है उन सबका आपस में इतफाक था कि हमारे कैंडिडेट परवेज इलाही साहब होंगे। और परवेज इलाही साहब एक मंजे हुए सियासतदान भी हैं और उनका एक साबका रिकॉर्ड भी है पंजाब को चलाने के हवाले से। तो वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो इंटर अरेंजमेंट है आपस में इत्तेहादियों में, तो उसके साथ काबीना के यकीनन लोग हमारे पीटीआई के होंगे और अभी भी फैसले जो है वो खान साहब और दोनों मिलके जो मुतफिका तौर के ऊपर दोनों मिलके ही कर रहे हैं पंजाब के हवाले से। तो कुछ ऐसा नहीं है कि वो कैंडिडेट हैं, वो बाहर के कैंडिडेट हैं, या हमने नजरिया ज़रूरत को अपनाते हुए एकदम से कैंडिडेट दे दिया। कैंडिडेट हमारे पहले राउंड के भी थे, दूसरे राउंड के भी यकीनन उनको होना चाहिए था। अच्छा, एक बताइएगा कि वासिक साहब ये बताइएगा कि क्या जो स्पीकर भी तब्दील हो रहा है और क्या डिप्टी स्पीकर जो है मज़ारी साहब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में आप जो हैं डिप्टी स्पीकर के कैंडिडेट हो, ज़रा कन्फर्म कीजिएगा दोनों बातें। अच्छा जी, बिल्कुल आपकी दोनों खबरें जो है वो मुसद्दका खबर है। और पार्टी की तरफ से खान साहब की तरफ से जो डिप्टी स्पीकर के लिए नाम शॉर्टलिस्ट किया गया वो मेरा किया गया और यकीनन अपने मराहिल से गुजरेगा भी। इसमें अदम एतमाद की तहरीक पेश की स्पीकर के खिलाफ, और स्पीकर तो ऑलरेडी आपके हैं ही नहीं, और उसके लिए सब्तैन खान साहब का नाम पार्टी की तरफ से आया है। और ये खुफिया बैलेट के इलेक्शन होता है, इसका जो प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया जाएगा तो फिर जाके आपके हाउस में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आएंगे।
एक और चीज़ आगे बढ़ने से पहले ज़रा मुख्तसर बताइएगा कि माजी में कुछ तकरीबन 1.5-2 महीने पहले पंजाब असम्बली में कुछ वाक़यात हुए। जो इस वक्त डिप्टी स्पीकर हैं मज़ारी साहब, उनके साथ बसलुकी भी हुई, उनके बाल वाल भी खींचे गए। तो जब आप इस सीट पर बैठेंगे तो क्या आप उन वाक़यात की तहकीकात कराएंगे कि पंजाब असम्बली में दर हकीकत हुआ क्या था और उसका ज़िम्मेदार कौन था? इट्स अ गोन स्टोरी जी। वो जिस जमात के आमी थे वो जमात भी गोन स्टोरी है। और आपने पॉपुलैरिटी ग्राफ देख लिया होगा पीटीआई का, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बस रात गई बात गई, मट्टी पाओ कहा करते थे इन्हीं के। आजकल उनके ज्यादा सपोर्टर हो गए। तो लेकिन एक इलेक्टेड दीवान है, एक इलेक्टेड दीवान है, उसके अंदर कोई वाक़या हुआ हुल्लड़बाजी का या बसलुकी का, तो उस पर मुनासिब नहीं समझते कि तहकीकात की जाए? कौन जिम्मेदार था उसका? भाई जो लोग बराजमान रहे उनका काम था तहकीकात कराना, उन्होंने क्यों नहीं कराई? और मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी मूव ऑन, स्ट्रेटजी रखी जाएगी मूव ऑन के मजीद हम हाउस को बेहतर तरीके से कैसे चला सकते हैं और ऐसे तरीके से चलाया जाए कि जो लोगों के लिए, अवाम पंजाब के लिए सूदमंद हो, उनको कोई फायदा मंद हो, कोई अफाका हो गवर्नमेंट का। ऐसा ना हो जैसे ये महीने के लिए इन्होंने आके गवर्नमेंट बनाई, ड्रामा रचाया और फिर कोर्ट का फैसला आया और दोबारा बैक टू पेविलियन हो गए और अवाम का वक्त ही जाया किया ना। मकसद क्या था इस ड्रामे का? वक्त जाया करना था। ठीक तो वो चैप्टर क्लोज हो गया। आगे बढ़ते हैं। तारिक सिंधु साहब, आपका दावा था कि मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी जमात है, पंजाब का मैंडेट उसके पास है, 179 सीटें हैं पंजाब में, 84 सीटें हैं कौमी असम्बली में, सेनेट में नुमाइंदगी है और बड़ी पुरानी तकरीबन 1985 से ग्रिप चली आ रही है। आपकी हुकूमत ख़त्म हुई कल, पूरे पंजाब में एक बंदा बाहर निकला, पूरे पंजाब में कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई लोग सड़कों पर नहीं आए। कहा जा रहा था कि अब नई मुस्लिम लीग नून है और नई मुस्लिम लीग नून से मुकाबला करना पड़ेगा। पहले हल्ले में ही ठुस हो गई है, क्या वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया। पहली बात शुरू करूँगा कि तुमने सच बोलने की जुर्रत की, ये भी तौहीन है अदालत की। बड़े इंतहाई हैवी हार्ट के साथ मेरे बात करूँगा। अब साकी साहब बैठे हैं, उनके सामने लॉ की बात करना तो ऐसी है जैसे मैं तो का आम छोटा सा स्टूडेंट हूँ लॉ का। लेकिन कल जो जुडिशल कू हुआ है, ओपनली मैं कह रहा हूँ, ओपनली, और एक जुडिशल प्राइम वज़ीर आला बनाया गया यहाँ पे कि 3 जजेस जो 2014 से हमारे खिलाफ फैसले दे रहे हैं और पूरी बार्स एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, तमाम जमातें, सिंध बार एसोसिएशन, कोयटा बार एसोसिएशन, सब ने कहा कि आप एक इस पर फुल कोर्ट बना लें और ताकि वन फॉर ऑल ये मैटर जो है ये सेटल हो जाए। तो वो बड़ी 2 दिन बात होती रही, पंजाब से भी वकला पेश हुए, हर सूबे से पेश हुए। फिर अगर फुल बेंच नहीं, कोर्ट नहीं बनाना तो फुल बेंच बना ले। लेकिन ताहिर साहब ये जुडिशल बातें हैं ना, ये ताहिर साहब जुडिशल बातें हैं ना। नहीं, जुडिशल बात नहीं है, मेरी बात तो सुन ले। मेरी यार सुन ले, आप सियासतदान हैं, आप अपनी नहीं तारक साहब, नहीं सर अर्ज तो सुन लेना। ताहिर साहब अर्ज सुन ले, आप अपनी बात कीजिएगा, मैं कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है। मैं अपनी करूंगा। मैं तो आपसे सर अर्ज कर रहा हूं कि आपकी जमात का रिएक्शन क्या रहा? मैं वो कूद हो गया, ठीक है, रिएक्शन को छोड़े बाद में बात करते हैं रिएक्शन पे। मैं मुतासरा फरीक हूं और कल जो कुछ हुआ है वहां पे आपने नहीं देखा, वहां पे 2 दिन में क्या होता रहा तमाशा। यहाँ पे परसों रात को उन्होंने दीवारें फैलाई है, क्या किसी ने एक्शन लिया? वो जिस अभी मुझे अच्छा लगा वासिक ने ये बात की कि हमने नजरिया ज़रूरत को अपनाते हुए, मैं तो समझ जाता था कि साकी साहब जैसे जो लीडर्स हैं उन्होंने नजरिया ज़रूरत को दफना दिया है। चलो वासिक एक बात अच्छी, मेरा भाई है छोटा, ये बोलता सच है। तो उसने कहा कि हमने नजरिया ज़रूरत को अपनाते हुए चौधरी परवेज़ इलाही को कैंडिडेट बना दिया। वो तो डिस्प्यूटेड कैंडिडेट है, अभी देखेंगे जो भी होगा। लेकिन जो कुछ हुआ, बाकी जो आप कह रहे हैं, आप फरमा रहे हैं, हमारी वो काम नहीं है कि जिस तरह से हम के जब कोई फैसला आ जाए तो हम कभी किसी को गालियां दे, कभी आर्मी को कहें इनके लिए रात अदालतें खुले तो हम कहें ठीक है, गलत है, हमारे लिए खुले तो ये गलत है, और काम मुल्क के 3 टुकड़े तोड़ने की बात करें, फिर 8वीं प्रोग्राम खत्म करने की बात करें। तो ये एक ड्यूल नहीं, पता नहीं कितनी तहों में ये सिफ्टा हुआ सिस्टम है ये जो चल रहा है। और ये बहुत जल्द आप देखेंगे एहतजाज नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं कि आप कोई एहतजाज नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं करेंगे, कोई जब मौका आएगा सब कुछ करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की तशरीफ ला रहे हैं, सब कुछ करेंगे, लीडरशिप हमारी आ रही है बाहर से भी, और हम आज ओपन ऐलान कर रहे हैं बहुत जल्द। और हम देखेंगे इनको जो ये बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह से इन्होंने किया था ना डरा धमका के, वो कल उसका नजर आ गया। मैंने तो इनको कहा उठ के मोहम्मद सलाई को, हमारे भाइयों की तरह कि आप चले जाइए, आपके तो ऑलरेडी बड़े लोग वकील बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जब हमारे आजम वज़ीर तारड़ साहब ने बात की तो उनको एकदम उन्होंने इस तरीके से स्नब किया जिस तरह से वो, लेकिन वो बड़े अवाम को अपने कारकुन को बाहर ना ला सकना आपकी नाकामी नहीं है?
नहीं क्या लाए, हम आवाम को बाहर लाके हम लिबर्टी में जाके दुकानें तोड़ दें या गोलियां चला दें? सर हम क्या करें? हम इस मुल्क को जो बड़ी मुश्किलों से बना है और हम उसको तबाह कर दें इस मुल्क को। ये तो तबाह करने का एजेंडा लेके आए 3.5 साल इन्होंने क्या किया यहाँ पे? ठीक तो हम क्या करें? आप चाहते हैं कि हम इनसे लड़ पड़े, या जिस तरह इन्होंने स्पीकर की बेहरमती की, आईनी ओहदे किया? वासिक साहब इंटरप्ट करेंगे ना तो फिर आवाज नहीं आएगी किसी की भी। भाई से पूछिए, इसकी अपनी फिल्म है वासिक भाई की, और ये मेरे पास है, ये मेरे पास वासिक भाई इंटरप्ट करेंगे, आवाज नहीं आ सकेगी किसी की भी। बंदा ही निकल आता पूरे पंजाब। वासिक भाई मैंने आगे चलना है ना, आगे चलना है भाई। आप तो खुद डिप्टी स्पीकर को मार रहे हैं, आपने तो बदमाशी शुरू की है यहाँ पे। चले आगे बढ़ते। तार साहब आगे बढ़े। आबिद साकी साहब इंतजार कर रहे हैं, सीनियर आबिद साकी साहब इंतजार कर रहे हैं, सीनियर लहर दिखाता हूं जी। अगर वासिक भाई उसमें ना हो, आप आपस में डिबेट करेंगे, आप आपस में डिबेट करेंगे दोनों मौजूद रात, आवाज नहीं आएगी दोनों की। मैं जरा चाहता हूं कि आगे बढ़े और आबिद साहब से बात करें। तारिक साहब आवाज की बात नहीं है, लेकिन ये देखे ना, ये देखे एक मिनट ठहरे सर, जो आबिद साकी साहब बयान करेंगे, ये PLD 2015 पेज 401 है। अपना जो अपना है बंदियाल साहब, उनका अपना फैसला साइन किए हुए हैं। बिल्कुल ठीक, पार्टी हेड जो है जरा आबिद साहब से पूछ लेना सर, ताहिर भाई पार्टी हेड प्रवेल नहीं करता। ताहिर साहब और आबिद साहब से पूछ लें। आबिद साकी साहब, आज एक डिबेट शुरू हुई है पाकिस्तान में, वकला बरादरी में भी, सियासतदानों में भी, इंटेलिजेंसिया में भी, कि जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात है, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस साहब के बेंच साजी में नज़रसानी की अपील के हवाले से, इसके अलावा जो सो मोटो के मामलात हैं उस पर डिबेट होनी चाहिए, उसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए। आप कानूनदान के तौर पर आप इन्वॉल्व रहे हैं सारी चीज़ों में, किस तरह देखते हैं इस डिबेट को? कितना जो है वो वैलिड होगी इस तरह की कानून साजी अगर मौजूदा हुकूमत या आने वाली कोई भी हुकूमत करने में कामयाब होती है? आबिद साहब। थैंक यू वेरी मच तारिक साहब। ये सूरत हाल कुछ इस तरह है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के अहद से लेकर ये सो मोटो कल्चर डेवलप हुआ, उसके ऊपर फिर बहुत सारे मामला ऐसे डेवलप हुए कि जैसे आपके सामने है कि पूरे 5 साल इफ्तिखार चौधरी साहब की सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को नहीं चलने दिया, और ये तासर ही कायम नहीं होने दिया कि ये स्टेबल गवर्नमेंट। ये एक पिछले 10-12 साल से एक कल्चर डेवलप हुआ है, और हम इस पे ऑर्डिनेंस लेते हुए पाकिस्तान बार काउंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता 1 दिहाई से मुख्तलिफ मुतालबात जो हैं वो मंजर आम पर हम लाए हैं, और हम उनके साथ उसकी इम्प्लीमेंट चाहते हैं। एक तो ये मुतालबा था कि जो सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच कोई राय या देता है या कोई फैसला सादर फरमाता है तो उसके खिलाफ राइट टू अपील होना चाहिए मुतासरा फरीक को। यानी 143 को सूटेबली अमेंड किया जाए, या फिर 191 आर्टिकल के तहत जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के वो उन रूल्स में अमेंडमेंट की जाए, लेकिन मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया जाए ताकि वो उन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में या फुल कोर्ट में अपना केस प्रेजेंट करें। ये हमारा मुतालबा एक कम से कम 10 साल से चल रहा है, और हम आज भी इस मुतालबे को दोहराते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये नहायत नाइंसाफ़ी है कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त किसी केस को कॉर्डिनेंस ले और उसको एडजुडिकेट करे, और फिर उसके खिलाफ 3 जज करें या 2 जज करें, और उसके खिलाफ लार्जर बेंच में राइट टू अपील होना चाहिए। दुनिया में ये कहीं भी नहीं है कि किसी एक शख्स के खिलाफ आप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करके फैसला दे दें और फिर उसको राइट टू अपील ना दिया जाए। ये एक मैं समझता हूँ आर्टिकल ए जो आइन के अंदर मौजूद है, जो फेयर डिटर्मिनेबल राइट और फेयर ट्रायल को गारंटी करता है। सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा तरीकाकार जो है और उस तरीकाकार के मुताबिक किए गए फैसले वो आर्टिकल 10A के मुतसादिम हैं, और वो उससे इनहराफ है, और वो जो बुनियादी आइनी हक आर्टिकल 10A में 18th अमेंडमेंट के जरिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो मुतासर। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की डिबेट होती है, अगर इस तरह की रिफॉर्म्स होती हैं, तो वो जो तासर है कि अदलिया के इख्तियारात को महदूद किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये एक पुराना मुतालबा है कि फेयर ट्रायल के लिए या इंसाफ की जो शफाफ अदलिया के इख्तियारात को महदूद करने का सवाल नहीं है। यहाँ जो कॉलोनियल कैरेक्टर ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस है उसको डेमोक्रेटाइज करने वाली बात है। हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा तरीकाकार है पिछले 70 साल से हमने जो देखा और चलाया है वो इस तरह है कि जो भी शख्स किसी भी इदारे का सरबराह बनता है तो वो फिर आइन कानून और किसी ज़ाब्ते कायदे को तस्लीम नहीं करता, बल्कि अपने आप को एक्टर और एक इंपीरियल फोर्स के तौर पर ऑपरेट करता।
जैसे कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने इसका आगाज किया आपके सामने है, और फिर उसके क्या नतायज निकले हैं और किस तरह यहाँ मुंतखब वज़राए आज़म जो हैं उनको घर भेजा गया है, किस तरह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को डीरेल करके अपनी मर्जी से इंटरवेंशन और टेम्परिंग करने की कोशिश की गई है थ्रू जुडिशल आर्गन्स। तो मैं समझता हूँ ये अनजस्ट है और अनफेयर है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा सर, इसी तरह ये जो बेंच, इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, ये जो बेंच साजी है, इतराज़ात उठ रहे हैं बड़े अरसे से कि मखसूस जजेस जो हैं किसी बेंच में बैठते हैं और फिर वो जो फ्रीक है उसको बाज़ का उस पर एतमाद नहीं होता, तो उसको भी आप समझते हैं कि एड्रेस कर लेना चाहिए इस मामले को? Let me say a few words in this regard. जी सर। ये हमारा रहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है टू कॉन्स्टिट्यूट द बेंच, इसको भी डीकोलोनाइज किया जाए, इसको भी डेमोक्रेटाइज किया जाए और एक सीनियर जजेस की कमेटी हो सकती है, 3-4 सीनियर जजेस बैठ के इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस इक्विटेबल और फेयर तरीके से बेंच जो है उनको कॉन्स्टिट्यूट करें और उनमें वो केसेस सुने जाएं। अब मैं समझता हूँ कि देखो, इंसाफ रसानी का एक बुनियादी आलमी उसूल है जिसको यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ लॉ हम कहते हैं, वो ये है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना। अब ये जो कवानीन हैं कानून के और जो उसूल मुरत्तब शुदा है, की तारीख बड़ी पुरानी है, ये सदियों हजारों सालों से। अब भी मैं समझता हूँ कि अगर ये एक मुतासरा फरीक ये समझता है कि 3-4 जज पिछले 4-5-6 साल से तमाम मुकदमात जो उनके खिलाफ जो हैं उनको वो हेड कर रहे हैं और उसका हिस्सा है और वो समझते हैं कि उनको बायस्ड हैं और उनके खिलाफ वो एक अपनी ज़हनी तश्कील रखते हैं, तो मेरा ख्याल है ये लिटिगेटिंग जो पार्टी है उसका ये राइट है क्योंकि वो फेयर एडजुडिकेशन के लिए अपना हक इस्तेमाल करके ये मुतालबा करे। पाकिस्तान बार कोर्ट बार जी खत्म कीजिए बात। पिछले 10 साल से हमारा मुतालबा है। मैं आई एम नॉट होल्डिंग द ब्रीफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी राइट नाउ। बिल्कुल ठीक है, हमने यहाँ ब्रेक लेनी है अब साकिब साहब, हाँ हमने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जो दीगर इश्यूज हैं आपकी बात अगर रहेगी वो भी मुकम्मल करेंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके अपने मेहमानों से जो जुडिशल मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, मरकज़ पंजाब की कशमकश है और एक दूसरे के साथ जो कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है उस पर बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक वासिक साहब, आपकी तरफ आता हूँ। एक तो ये बताइएगा कि अब जो सूबे की हुकूमत है उसके मरकज़ के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे? आपकी पार्टी के कायद ने तो ये इंदिया दिया है कि अब हमने अगली यलगार जो है मरकज़ पर करनी है, लेकिन ऐसा क्यों ज़रूरी है? 4.25 साल तक आपकी हुकूमत रही मरकज़ में, वो भी चंद वोटों के सर पे कायम थी, वही इत्तेहादी जो है छोड़ के दूसरी तरफ चले गए, तो वो हुकूमत भी जो है चंद वोटों पर कायम है। तो क्या वजूहात क्या है इसके पीछे कि क्यों आप तब्दील करना चाहते हैं मरकज़ी हुकूमत को भी? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस इलीगल मीन के साथ हमारा ये मानना है कि जो इलीगल मीन्स को यूज करके इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की, लोगों को खरीदो फरोख्त किया और लोगों के ज़मीर की बोली लगी, इस तरीके के साथ हम गवर्नमेंट में नहीं आएंगे। हम फेडरल गवर्नमेंट में उसी तरीके से आएंगे जैसे हमने पंजाब गवर्नमेंट बनाई। हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो अवाम है, वो पब्लिक है जो आपको इलेक्ट करेगी, और हमने इस कार को इख्तियार भी किया और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। और वो रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह 80% रिजल्ट्स आए जो अवाम में पाकिस्तान, अवाम में पंजाब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एतमाद करके दिया। और हमारा एजेंडा क्या था? हमारा एजेंडा था ये कि भाई हम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को और जो इलीगल मीन्स यूज करके बने हम इनके खिलाफ है। अवाम ने हमें वोट दिया, इसी एजेंडे को वोट दिया। यही अवाम है। आप मुवाजना करके देख लें कि आज से 6 महीने पहले इन इलेक्शन से 6 माह पहले अगर कोई बाई इलेक्शन है हम लूज करते हैं, और हम लूज करते हैं ताकि हमारी गवर्नमेंट में, लेकिन जब हम इस एजेंडे पे इलेक्शन लड़ते हैं जो कि बड़ा जेन्युइन एजेंडा था, हमारा कंसर्न था और वो पब्लिक का कंसर्न बना, उस पे हम लोग जीत गए। इसको इस्तेमाल करते हुए हम फेडरल जाएंगे। हम इसलिए जाएंगे कि इसके 3-4 वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहली वजह ये है कि ये टीम, इनके बारे में एक बड़ा वावेला था, चलो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बड़ा शोर मचा हुआ था कि बड़ी कोई एनर्जेटिक लोग हैं, बड़ी अच्छी टीम है, बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। वो इसाक डार का किबला नॉर्थ की तरफ बना हुआ है और मुफ्ता का साउथ की तरफ है,
आज तक पाकिस्तान की अच्छा वासिफ साहब, ये बताइएगा कि पिछले दिनों ये बात बार बार कही जाती रही कि हम इकोनॉमी की तबाही जी जी निकली हुई है, वो आप सबके सामने है। आपकी जमात का जी बिल्कुल, आपकी जमात का मौक़िफ़ था कि हम इमीडिएट इलेक्शन चाहते हैं। अब आपकी पंजाब में हुकूमत आ गई है, तो अब पंजाब में हुकूमत को कंटिन्यू करेंगे या आप इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए अपनी जो पंजाब की हुकूमत है या KP की हुकूमत है उसको तोड़ देंगे ताकि दबाव बढ़ जाए? नहीं सर, देखिए हमारा मकसद सिर्फ दबाव इसी बात का तो नहीं है कि हम, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि मैं आपसे शेयर करता चलूं, जो इस वक्त पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, हमारे लिए प्राइम एजेंडा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए और पाकिस्तान के इदारों के लिए एजेंडा ये होना चाहिए कि हम उस क्राइसिस से कैसे निकल सकते हैं जो इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से बन चुके हैं। उन क्राइसिस से निकलने के लिए आपको जनरल इलेक्शन चाहिए पाकिस्तान में। उसके लिए सर अपनी हुकूमत खत्म करनी पड़ेगी ना आपको, पंजाब की और सूबे की और KPK की। ये देखिए फेडरल की तो ये खुद खत्म करेंगे ना, और हमारा वेरी सून जी, अभी तो ये सफर शुरू हुआ है पंजाब का, और विद इन अ कपल ऑफ वीक्स ये चीजें बिल्कुल डिसफोल्ड हो जाएगा सारा मैटर। आगे बढ़ते हैं ताहिर खलील सिंधु साहब की तरफ। ताहिर साहब, आप अदालती जंग हार गए, आपका नुक्ता नज़र है, आप ज़िमनी इलेक्शन की जंग हार गए, 15 सीटें हार गए। अब आपके पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब में सर्वाइव करने के लिए ऑप्शन क्या है? देखिए, हम अदालती जंग हारे नहीं, हम फातहाना शिकस्त इसको हम कह सकते हैं जो आप फरमा रहे हैं। कोई जंग नहीं हारे किसी किस्म की। और ये जो अभी आप फरमा रहे थे कि इम्पोर्टेड, वासिक भाई मेरा बड़ा प्यारा भाई है, कि इम्पोर्टेड हुकूमत 19 वजीर थे इनके इम्पोर्टेड अमेरिका से, इनसे पूछे लंदन, अमेरिका, कनाडा से, जो पिछली इनकी गवर्नमेंट थी। और ये IMF से मुआहदा और सारी बरूदी सुंगी जो कुछ भी यही करके गए ना 3.5 साल में। तो हमें तो जिस लेवल पे कहा गया जी रियासत बचानी है, तो आप रियासत वालों को बचाइए, अपनी रियासत वो भी साथ सारे मिलकर बचाने कि हमारा अकेलों का फ़र्ज़ है रियासत बचाना, इनका भी फ़र्ज़ है, हमारा भी फ़र्ज़ है, अदारों का भी फ़र्ज़ है। दूसरे नंबर पे जो आप फरमा रहे हैं कि हार गए और हम जब इलेक्शन हार गए, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। अब ये तो होता रहता है सियासत में, ये कभी कोई पार्टी आ गई, कभी कोई पार्टी आ गई। मतलब यहाँ पर तो आप देखें भट्टू साहब 17 वोटों से लेके अपना चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात जो आपने अभी बात की थी मोहतरम आबिद साकी साहब से, जो आप फरमा रहे थे कि अदलिया के शायद को कर्टेल कर रहे हैं इख्तियारात, नहीं, अदलिया के साथ ही जजेस होंगे। जिस तरह मतलब कल चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि हम इसका फुल कोर्ट इसलिए नहीं बना सकते कि अपना बेंच जज पूरे नहीं है, लेकिन कल ये जुडिशल कमीशन में जजों की अपॉइंटमेंट कर देंगे, उसमें भी तो जज पूरे नहीं है ना, इतने बड़ी काम करने जा रहे हैं। उसके लिए लेटर भी लिखा काजी फैज़ल साहब ने, म्यार जो है वो एक होना चाहिए। इसी पे पूछते हैं आबिद साहब से। आबिद साहब, कल जो 28 तारीख को एक बड़ा अहम जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, उस पे आज सुप्रीम कोर्ट बार ने भी को ख़त भी लिखा है, प्रेसिज भी जारी की है कि अगर जूनियर जजों को लाया गया तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे। जो इसके बाद आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस बनने वाले हैं फैज़ल साहब, उनका ख़त भी कल से गर्दिश में है, उसकी बड़ी भी शोहरा हो रहा है कि ये जो जब तक वो ना आए और जब तक बाकी जज मौजूद ना हों तो इस इजलास को जो है कैंसिल कर दिया जाए। इस मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मामला तो बड़ा गंभीर है। सच्ची बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त एक डिवाइडेड इंस्टीट्यूशन का तासर जो है वो कैरी किए हुए है कि मुख्तलिफ जज साहबान जो हैं वो ग्रुप्स बना के तो एक दूसरे के खिलाफ महाज आ रहा है या सफ आ रहा है। भारत ऐसी सूरत हाल, और ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है और भयानक है, और इससे अवॉइड करना चाहिए। मेरा ख्याल है, आई रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस to maintain unity in the rank and file of the Supreme Court। लेकिन ये जो डिवीजन है, डिवीजन का तासर है, और डिवीजन के नतीजे में बहुत सूरत हाल अजीब व गरीब है कि काजी फैज़ल साहब सीनियर प्यूनी जज हैं, उनके बगैर ये अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी अपॉइंटमेंट की जा रही हैं। पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। तमाम बार एसोसिएशन टाइम एंड अगेन ये डिमांड्स करती रही हैं कि कोई ऐसा टेंजिबल क्राइटेरिया बना दें जिसकी बुनियाद पे आप सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो इंडक्शन है उसको रेगुलेट कर सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेट नहीं हो रहा। तो जाहिर है इस सूरत हाल में एक तरफ सियासी बहरान है, अब ये अदालती बहरान की तरफ बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये जो डिवीजन इन दी सुप्रीम कोर्ट है उससे मैं समझता हूँ बड़ी मायूसी की बात है कि एक इदारा जिसने लोगों के हकूक को तयन करना है, एडजुडिकेट करना है, उसमें ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन जो है या उस सुप्रीम कोर्ट के इदारे को चलाना जो है, मैं समझता हूँ वो नहायत नामुनासिब बात है। और जितने भी लोग इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं, मेरी उनसे इस्तदा ये है कि वो बड़े ठंडे दिल से
बड़े इत्मीनान कल्ब के साथ इस कौम को बहरान दर बहरान में न धकेलें, बल्कि कोई ऐसा मुनासिब रास्ता इख्तियार करें जिससे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो चल सके। और लोगों के राइट्स जो हैं और लोगों के जो राइट्स हैं, देखें रोटी कपड़ा और मकान है, हेल्थ के इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, एक इन्फ्लेशन का मसला है, महंगाई का मसला है, लोग नाने शमीना को तरस रहे हैं। तो ये सारी क्लास जो है ये इस पे जरा बात करते हैं वासिक साहब से, जो कि अब उनकी पंजाब में हुकूमत है। वासिक साहब आज जी आप जी ब्रेक लेनी मैं चाहता हूँ, वासिक साहब से पूछ लें कि वासिक साहब आज गवर्नर राज लगाने की बातें की हैं। आपके जो लीडर्स थे उन्होंने इससे पहले कुछ दिन पहले कहा था कि राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं और कुछ और लोगों का नाम लिया कि हम उनका पंजाब में दाखिला बंद कर देंगे। कैसे दाखिला बंद कर देंगे एक शहरी का किसी सूबे में? इसी तरह जो राणा साहब ने कहा कि हम अगर मेरा दाखिला बंद किया गया तो मैं गवर्नर राज लगा दूंगा। तो कितना जो है वो कैसे टैकल करेंगे, कैसे फेस करेंगे अगर इस तरह के मामला जो है वो पंजाब हुकूमत को फेस करने पड़े? तो साहब मैं इसमें सिर्फ एक बात अपना कमेंट दूंगा कि जब आपकी सियासी टेम्परेचर डेफिनेटली इतना हाई होता है और इतना हाई होने के साथ साथ जब आपने इलेक्शन में विन की होती है तो फिर आप एक मुंह जोर घोड़ा होते हैं, फिर आप में ताकत होती है, आपकी गुफ्तगू आपका बयान हर चीज मैटर करती है। और यकीनन आप हमारे बयान को ना देखें, जो बयानबाजी अल्लाह माफ करे इन पिछले दिनों में जजेस के अपना फैसले देने के ऊपर मरियम नवाज ने या पीडीएम ने मिल के लाइन में कतार में सारे खड़े हुए और इन सब ने आके गुफ्तगू की, वो भी तो बड़ी दिलखराश किस्म की बातें हैं। हम मानते नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम रोडों पे निकल आएंगे, हम ये धोखेबाजी है, ये ज्यादती है। सर ये जजेस के बारे में तो बातें आपके लोग भी करते रहे, कहते रहे कि अदालतें क्यों खुली रात को और अगर ऐसा फैसला आया तो हम यूँ कर देंगे। तो आपकी पार्टी के लोगों के बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जजेस के बारे में, जुडिशरी के बारे में। मेरे नजदीक मैं आपको ये बताता चलूं कि जितना ब्लैक एंड व्हाइट में ये केस था, हमारा वाला केस थोड़ा डिफरेंट था। हमारे वाले केस में वो खत पढ़ा गया, जो खत लिखा गया, इसमें कौन सा खत था? इसमें तो इलेक्शन के बाद वो जिस तरह कबूतर नहीं निकालता वो मैजिशियन, एकदम जेब से खत निकलता है, मेरे पास एक खत है, व्हाट डज इट मीन? आप यही खत इलेक्शन से पहले दे देते तो आपकी सिचुएशन ही डिफरेंट होती। पहले मुसलाई के पास था 4 बजे, वो डिफरेंट थी, वो ये डिफरेंट केस था सर। जितना हमें एक ब्रेक लेनी है, अब ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद जो हमारा आखिरी सेगमेंट होगा उसमें इसी मामले पे, इसी से जो मुताल्लिक़ कुछ और इश्यूज़ हैं उन पर तबादला ख्याल करेंगे। अब वेलकम बैक। ज़रा चलते हैं तारिक खलील संधू साहब के पास। तारिक साहब, आपने जो 3 माह पहले जब हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा कि ये जो आप हुकूमत ले रहे हैं ये काउंटरों का हार होगा, आप लेजिस्लेशन नहीं कर सके, आप कोई इंतज़ामी फ़ैसला करते थे तो उस पर उसकी राह में फ़ैसले आ जाते थे, अदालतें आ जाती थी। ये 3 महीने का जो गुनाह बेलज़्ज़त था, इससे आपको क्या मिला एक सियासी जमात के तौर पर? वो किसी ने पूछा था ज़मीर क्या था, तो वो कहता है जो गुनाह की लज्जत को ख़त्म कर देता है। जिस तरह आपने कहा ना गुनाह बेलज़्ज़त, ऐसी कोई बात नहीं। हमें आज भी हम मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं कि हमने जो भी है इनका जो किया धरा, हम इंशाल्लाह आप देखेंगे फेडरल गवर्नमेंट और नीचे भी आप देखें ना। मतलब मैं 1 मिनट में छोटी सी बात कर लेने दें, आप साकिब साहब की मैं मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी का केस था तो यही अदालत कह रही है कि 69 के तहत हम ये केस नहीं सुनेंगे, यह आपको अंदर का मामला जी कौमी असम्बली का या सेनेट का, आप फौरी तौर पर पकड़ लेते, जिसमें भी कोई लिफाफे पर लिखा हो या पीडीए का खाता जल्दी से पकड़ लेते, नहीं जी हम सुनेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात आप कर रहे थे आज सुबह, वो जो क्या है इनका अपना राणा बिशारत गिल, सॉरी बिशारत क्या उसका नाम है जी, मुझे राणा शहबाज गिल, उसने कहा जी हम अपना शहबाज गिल जी, उनका नाम शहबाज गिल है, उनका नाम शहबाज गिल, सॉरी मेरे मुंह से राणा निकल गया, शहबाज गिल जी उनका नाम। उन्होंने कहा जी हम जी चलो जो भी है मेरे निकल गया गलती से, नाम ठीक लेना चाहिए, राणा सनाउल्लाह साहब का नाम ले रहा था। ठीक नहीं मैं गलत नहीं लिया, मैं राणा सनाउल्लाह साहब का नाम ले रहा था, तो वो साथ उनका भी लग गया, गिल लग गया ना। चले वो अपना वो कह रहे थे हम इनका दाखिला बंद कर देंगे। फिर हमारे भाई हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा जी कि हम मतलब राणा सनाउल्लाह को ऐसे नहीं करने देंगे, हमारे बिल्कुल बड़ा मोहतरम एहतराम का रिश्ता है। ये क्या तरीकाकार है कि ये 2 जिनका कोई स्टेक ही नहीं है, खासतौर पर शहबाज गिल का। एक बात मैं जो एंकर है उनके वसासत से एक बात तो वासिक साहब, मैं मतलब अगर ये ऐसी बात करेंगे तो क्या राणा सनाउल्लाह आगे से बात नहीं करेगा? कोई मेरी अर्जी ये है कि आप आपस में डिबेट ना करें प्लीज, आप आपस में डिबेट ना करें। राणा सनाउल्लाह ने नहीं, जो राणा सनाउल्लाह साहब ने
जो पंजाब में अली अमीन गंडापुर का दाखिला बंद किया, शिबली फराज और शहबाज गिल को कैद किया, वो क्या चले हमारे पास वक्त कम है, मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग बात कर लें। इलेक्शन वाले दिन लॉबी मौजूद था, आपको पता है। ताहिर साहब और वासिक साहब, हमारे पास चूंकि वक्त कम है, ताहिर साहब चूंकि वक्त कम है, वासिक साहब मैं चाहता हूँ आबिद साहब सीनियर आदमी है। अच्छा आबिद साहब, चूंकि हमारे पास वक्त कम है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो सारे दोस्त बातें कर रहे हैं, फ्री कैन बातें कर रहे हैं, ठीक है वो मुतासरा भी होंगे, लेकिन ये जो बेतौकीरी हो रही है इसी वजह से अदलिया की, एग्जेक्टिव और अदलिया के दरमियान तसादम की कैफियत है, आप खुद कह रहे हैं कि बड़ी ख़तरनाक बात है। अब इसका सलूशन क्या है? कुछ सलूशन दें, हमें कुछ सजेशन दें ताकि जो है इस मामले का कोई वाइंड अप हो और एक मोहतरम मुक़द्दस अदारा जो है उसका एहतराम, उसकी जो तक़द्दस है वो जो है वो बरकरार रह सके। ये उसका मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हमारे पिछले दिहाई पर मुश्तमिल मुतालबात हैं। वो मुतालबात ऐसे कि मसाइल की बुनियाद के बाद हमने डेलिब्रेट करके और गौर व फिक्र करके और पूरी लीगल फ्रेटर्निटी की अक्रॉस दी कंट्री जो लीडरशिप है उन्होंने उसको गौर व फिक्र करके ये मुतालबात पेश किए थे कि देखें ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, इसको डीकॉलोनाइज किया जाए, इसको डेमोक्रेटाइज किया जाए और जो फिक्सिंग ऑफ द केसेस है उसको 3 या 4 सीनियर जजेस हैं वो डिसाइड करें। और इसी तरह हमने कहा कि अपील का राइट दिया जाए सुओ मोटो केसेस में। और ये अगर इस तरह के मामलात को आप आईनी और कानूनी तरीके से रिजॉल्व करते हैं तो मेरा ख्याल है मुआशरा फिर आगे की तरफ बढ़ता है। क्योंकि आखिरी चंद मिनट है तो मैं चाहता हूँ कि वासिक साहब से बात कर लें। वासिक साहब, आज कल रात हल्फ उठाया परवेज़ साहब ने और आज आते ही जो तकर्रियाँ तबादले हुए हैं उसमें एंटी करप्शन के जो एक बात करना चाहता हूँ, मैं देता हूँ मौका आपको, जो एंटी करप्शन के जो चीफ थे उनको तब्दील कर दिया गया, कुछ और अहम अफसरान तब्दील हुए, तो क्या ये जो एंटी करप्शन वाला मामला है इसकी तबादला है, आप आते ही जो फरा गोगी साहबा हैं और शेख रशीद साहब हैं और अहम शख्सियात हैं उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ बंद कर देंगे आते ही? यही काम करना है आपने और इसके अलावा ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं था? वासिक साहब, वैसे मैं आपका जो सवाल है वो आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं आपका पूरा सवाल नहीं सुन सका, मुझे आखिरी हिस्से का पता चला कि आप पूछे सवाए तबादलों के कोई काम नहीं करना, यही पूछा ना आपने? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज एंटी करप्शन के चीफ को तब्दील कर दिया, कुछ और अफसरान तब्दील हुए, चूँकि एंटी करप्शन वाले फरा गोगी साहबा के खिलाफ, शेख रशीद साहब के खिलाफ अहम इंक्वायरियाँ कर रहे थे, तो उनके तबादले की वजह क्या यही है कि बस वो इंक्वायरी रुकनी है, मट्टी पानी है? मेरी बात सुनो, सबसे पहली बात यह कि वो जितना भी काम हो रहा था जाती अनाद के ऊपर हो रहा था। जो बंदा करप्ट होगा उसको जवाब देना पड़ेगा, वो हमारा अपना हो या पराया हो। तो जो नया आदमी बैठेगा, आपको क्या लगता है वो ऑफिसर जो है वो क्या उसमें हुबुल वतनी कम है या वो अपनी जॉब से इनराफ करेगा जो उसकी बेसिक काम है करने का? मैं ये चाहता ही हूँ कि मैं इसमें बताना ये चाह रहा हूँ कि अभी हमने चार्ज लिया है, अभी हम टीम बैठाएंगे, अभी टीम अपनी परफॉर्मेंस देगी और आप महीने के बाद अपने सवाल कर लीजिएगा कि आप लोगों ने बंदे से तबादले के लिए लगाए थे या कोई परफॉर्मेंस भी देंगे। लेकिन आपने कहा वासिक साहब एक मिनट, आपने कहा कि वो जो इंक्वायरीज हैं वो ज़ाती अनाज की बुनियाद पर हैं। आप कह रहे हैं कि हमने आज चार्ज लिया है, तो फिर आपको कैसे पता चल गया कि वो ज़ाती अनाज की बुनियाद पर हैं? तहकीक तो आपने की नहीं है, आप खुद कह रहे हैं। मैं आपसे बताता हूँ हमने तहकीक ऐसे नहीं की, लेकिन आपके एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हुआ ये है कि शेख रशीद साहब को क्यों भेजा? क्योंकि शेख रशीद साहब लाहौर में जाके जलसे कर रहे थे, उनको बुला लिया कि आपको एंटी करप्शन ने बुला लिया भाई, जलसे को बाद बुला, जब तक जलसे नहीं किए नहीं बुलाया, जलसे शुरू किए बुला लिया, इसका क्या मतलब है? ठीक, बात क्लियर हो गई। ताहिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे जो कि आखिरी मिनट है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो वक्त थोड़ा सा आखिरी बात करना चाहता हूँ कि वासिक साहब को मुबारक हो कि एक रात को वही जहाज गया दोबारा जो फरा गोगी को लेके गया था इस्लामाबाद भी हलफ लेने के लिए, उसी सीट पे बैठे हुए। उस जहाज से तो आपके लोग भी मुस्तफिद होते रहते हैं वैसे, उस जहाज से तो आपके लोग भी। दूसरे नंबर पे जो आखिरी बात ये है कि इंडिया का मिसाल ले ले, जो आबिद साकी साहब फरमा रहे हैं कि वहाँ पे जो चीफ जस्टिस है अकेला बेंच नहीं बनाता, वो 7 सीनियर जजेस को लेके फिर 7 अपने बेंच बनाता है, अकेले के पास वो डिक्टेटरशिप नहीं वहाँ पे कायम है। ये इस तरह की बहुत शुक्रिया ताहिर खलील सिंधु साहब, आप हमारे साथ रहे और आपने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। आबिद साकी साहब ने जुडिशरी के हवाले से जो इस वक्त मुबाहसा जारी है उस पर बड़ी तफसील से अपना इनपुट दिया, और इसके अलावा जनाब वासिक मुबासी साहब, आपने नुमाइंदगी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पंजाब हुकूमत की, और अपना नुक्ता नज़र जो है बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान किया। यह था हमारा आज का शो। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।